हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड एरोस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि भारत में 2025 में लगभग 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन का अब भारत में बाढ़, हीट वेव और वन्य जीवों के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही जो है भारत की लगभग 85% जो आबादी है ऐसी जगह रहती है जहां वायु प्रदूषण की निगरानी नहीं होती है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का जो है हम लोग जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट जारी हुआ है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हम सारे इन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, तो कृपा करके आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा और साथ ही ये जो वीडियो है आपके यूपीएससी के इन्वायरमेंट सेक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको इस बारे में जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो है समाचार को देखते हैं। हाल ही में खबर है इससे रिलेटेड कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड सीएसई ने स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 1982 से हर वर्ष प्रकाशित की जाती है। इसके बारे में जान लीजिए, कभी कभी ये पूछ देता है कि रिपोर्ट किस वर्ष से जारी की जा रही है, तो 1982 से हर वर्ष प्रकाशित की जा रही है और भारत के प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को विश्लेषण प्रस्तुत करती है। जैसे पर्यावरण मुद्दे आप जानते होंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण मुद्दे कौन सी है। जलवायु परिवर्तन, जो इन्वायरमेंटल चेंजेज हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा चरम मौसम जो घटनाएं होती हैं, जैसे बाढ़ आ जाना, हीट वेव हो जाना, ये सारी चीजें होती, इस तरह की घटनाओं का भी विश्लेषण होता है। वन्य जीव व्यवहार में परिवर्तन जो है, जैसे मान लीजिए कि आजकल जो है बाघ, हाथी, ये सब मानवीय गतिविधि क्षेत्र में भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा न्यूज आता है कि चीता जो है मानवीय एरिया में प्रवेश कर गया। तो वन्य जीवों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है, या इसका विश्लेषण अगर किया जाए तो मनुष्य जो है जंगलों को काट रहे हैं, वहां निवास स्थान अपना बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है, तो वन्य जीव और मानव का संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। तो ये व्यवहार उसी के तहत जो है इस विश्लेषण में देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो वन्य जीवों का है, चाहे बाघ हो, हाथी हो, चीता, उनके व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। उसी प्रकार से वायु प्रदूषण एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। आप जानते होंगे कि भारत में लगभग इस प्रश्न में हम लोग खोजेंगे कि 80% या 85% ऐसे एरिया है जहां पे वायु प्रदूषण के डाटा को देखा ही नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इन सारे बड़े प्रश्नों का इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। अब जैसे देखिए, रिपोर्ट के अनुसार विश्व 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि की सीमा के करीब पहुंच रहा है। जो हमारा टारगेट था कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है, 1.5 डिग्री जो उसको कम करना था, बल्कि वो वहां पे पहुंच ही रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, भारत में चरम मौसम घटनाओं से संबंधित है, ये रिपोर्ट यही कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में चरम मौसम घटनाओं की आवृत्ति पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक रही। ठीक है, 4 वर्षों में सबसे अधिक रही चरम मौसम की घटनाओं की जो आवृत्ति है, मतलब बार बार होना। ठीक है, इसमें शामिल है शीतलहर, हीट वेव, अत्यधिक वर्षा और बाढ़। ये चारों जो है, इनका जो है आवृत्ति पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा अधिक रही 2025 में। 2025 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 99% दिनों में चरम मौसमी घटनाएं हुई। 4419 लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि इसका इतना बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। मान लीजिए किसी एरिया में बाढ़ आया है, या किसी एरिया में अत्यधिक वर्षा हो रही है, या शीतलहर है, तो इसका, या फिर हीट वेव है, इसका एडवर्स इफेक्ट मनुष्य पे पड़ता है। और मान लीजिए सबके पास उस तरह की सुविधा नहीं होती है कि वो एसी लगा ले, या फिर उस तरह का घर नहीं होता। बहुत सारे होमलेस लोग भी हैं। इसके अलावा जो है बाढ़ के कारण क्या होता है कि बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कभी कभी गिर जाता है, उसमें भी मनुष्य के मारे जाने की घटनाएं अक्सर सुनने में आती है न्यूज में। तो कहने का मतलब है कि ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है चरम मौसम का जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, मनुष्य पर या मानव पर किस तरीके से पड़ रहा है। उसी तरीके से देख लीजिए, 17.41 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हो गया। अब बाढ़ आएगा तो जाहिर सी बात है कि फसल भी खराब होगी। फसल खराब होगा तो उसके उत्पादकता पे असर होगा, उत्पादकता पे असर होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। तो ये पूरा चैनल है। तो ये पर्यावरण का इफेक्ट मनुष्य के केवल अपने जीवन पे ही नहीं पड़ता है, मनुष्य के हर गतिविधि पे भी पड़ता है, चाहे आर्थिक गतिविधि हो, चाहे सामाजिक गतिविधि हो। अब हम लोग आते हैं अगले उसमें। सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य हैं, जो एडवर्स जो मौसम हुए हैं, चरम जो मौसम घटनाएं हुई हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं
हिमाचल प्रदेश में 267 दिन जो है दर्ज किए गए। 267 दिन, 365 दिन साल में होते हैं, 267 दिन वहां पर दर्ज किए गए। यानी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई। उसी तरह केरला में 173 दिन, मध्य प्रदेश में 162 दिन। तो ये डाटा ये दिखाता है कि साल के मैक्सिमम दिन जो है हिमाचल में जो है आपको चरम मौसम की घटनाएं देखने को मिली। ये जलवायु परिवर्तन का ही एडवर्स इफेक्ट है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ का खतरा को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या है, रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण भारत में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रभावित कर रहा है नदियों की प्रणाली। भाई जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नदियों का जो उद्गम होता है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हुआ, जैसे गंगा है, यमुना है, बहुत सारे ग्लेशियर्स उनका उद्गम होता है। तो कई बार जो है इसका जो एडवर्स इफेक्ट ये हो रहा है कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलेगा तो उसकी पानी कहाँ जाएगी, नदियों की प्रणाली में जाएगी। फिर नदियों की जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं वो चेंज होगा, वो बाढ़ भी का ही। इसीलिए देखा जाता है कि बाढ़ की आवृत्ति बार बार हो रही है। जो नदियों से जो बाढ़ होता है, कई बार जो पर्वतीय नदी होती हैं उफान आ जाती है बरसात के दिन में। तो ये सब केवल क्या हो रहा है, बढ़ते तापमान के कारण भी ये एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ये बहुत ही चिंतनीय बात है, बहुत ही चिंतनीय बिंदु है, बहुत ही चिंता का विषय है। और भारत सरकार इस पर तो चिंता कर ही रही है। हम मनुष्यों को भी इस पर चिंता किया जाना चाहिए, हमारे मनुष्यों के द्वारा भी, कि क्यों, हम क्या करें, कि हमारा क्या प्रयास हो कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। अब देखिए, आधारभूत संरचना पर भी इसका असर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। मान ली नदियों की प्रणाली है, उनमें चेंजेस आता है। कभी कभी क्या होता है कि नदियों का जो है जो उनका जल क्षेत्र होता है या उनका जो चलने का रास्ता होता है, मतलब मार्ग परिवर्तन करने का मतलब करती है नदियां। क्योंकि बाढ़ में क्या होता है कि पानी इतना बढ़ जाता है, जो पर्वतीय नदियां हैं वो जगह जगह अपना जो है मार्ग परिवर्तित करती है। तो मार्ग परिवर्तित करेंगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं आधारभूत संरचना को भी वो नुकसान पहुंचाएंगी। उसी तरह से मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए नीति को आपदा के बाद राहत, पोस्ट डिजास्टर रिलीफ से आपदा से पहले तैयारी की ओर ले जाना चाहिए। बहुत बड़ा जो है सलाह दे रहा है ये रिपोर्ट, कि जनरली देखा क्या जाता है कि जब आपदा आता है उसके बाद जो है राहत दिया जाता है। हमारी नीति भी यही रहती है भारत सरकार की, कि कहीं आपदा हुआ तो आपदा प्रबंधन में उसको किस तरीके से मैनेज करें, आपदा के बाद किस तरीके से रिलीफ दें, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जबकि ये कह रहा है कि प्री डिजास्टर रिजाइलेंस, यानी आपदा से पहले की तैयारी जो है बहुत ही जरूरी है। तो इसमें किस तरीके से हम जो है अपने बहुत सारे इसमें फिर प्रश्न आ जाएगा कि हमको टेम्परेचर को कैसे जो है मेंटेन करके चलना है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजों पे आएगा। तो हालांकि उसमें जो है नीति आयोग भी आगे बढ़ के इसमें कार्य कर रहा है, भारत सरकार भी कर रही है, इंटरनेशनल अलायंस भी इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग को सफलता से हम लोग बहुत दूर हैं। तो इस सारे चीजों में हमको बहुत बढ़ चढ़ के प्रयास करना होगा, बहुत ही आगे बढ़ के काम करना होगा। तभी हम जो है इन्वायरमेंट को एक तरीके से सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो कहा जाता है कि हम सतत विकास करेंगे, तो सतत विकास तभी करेंगे जब इन्वायरमेंट की रक्षा करें, ताकि हम आने वाले पीढ़ियों को उस तरीके से इन्वायरमेंट तो दे पाए जो हमको जो मिला है प्रकृति से। क्योंकि इस तरीके से तो कहीं ना कहीं विनाशी हो रहा है, कहीं ना कहीं डिजास्टर आ रहा है। तो ये सारी चीजें, इससे बचना पड़ेगा हम लोगों को। उसी तरह से प्राकृतिक आधारित जो है समाधान इसमें बताया जा रहा है रिपोर्ट में, कि रिपोर्ट में बाढ़ प्रबंधन के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान पर जोर दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया, आर्द्र भूमियों का पुनर्स्थापन। वेटलैंड्स जो है बहुत सारा जो है देखने को आता है कि निर्माण के कारण वेटलैंड्स को भर भर के जो है वहां पे मनुष्य की जो बस्तियां बसा दी गई है, तो वेटलैंड्स का नुकसान हो रहा है। वेटलैंड्स क्या होता है कि पानी को सोख लेते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। तो ये आर्द्र भूमि जहां जहां है उनका जो है पुनर्स्थापना करना चाहिए। नदियों को उनके बाढ़ क्षेत्र से पुनः जोड़ना चाहिए, भूजल पुनर्भरण होना चाहिए, वर्षा जल संचयन होना चाहिए। इस तरह से हमको होना चाहिए कि वर्षा का ज्यादा से ज्यादा मात्रा का हम संचयन कर पाए, ताकि आगे हम इस्तेमाल भी कर पाए। झीलों का पुनर्निर्माण और संरक्षण। भाई ये झीलों में अब जैसे चेन्नई में बाढ़ आ गया था, कई बार बेंगलोर में बाढ़ आ जाता है, मुंबई में बाढ़ आ जाता है, तो उसमें कई बार ये देखने को मिला है कि उनके आसपास की जो किनारे जो झील थी, जिसमें पानी जो है बाढ़ का या बारिश का पानी जो है एक तरीके से उसमें संचय हो जाता था। लेकिन क्या होता है कि जब झीलों को भर के उसमें जो है मानव गतिविधि बढ़ा दी जाती है, मानव बस्तियां बढ़ा दी जाती है, तो वो क्या होता है, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। तो इस कारण जो है हम जो है इस पे जो है जो आपदा है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये प्राकृतिक उपाय ये रिपोर्ट सुझाती है, कहीं ना कहीं ये ध्यान दिलाती है कि प्राकृतिक उपाय भी करके हम बहुत सारी इस तरह की गतिविधियों से बच सकते हैं जो चरम घटनाएं हमारी हो रही हैं। अब देखिए, ये उपाय प्राकृतिक जल प्रबंधन और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करते हैं। अब जाहिर सी बात है
कि अब मान लीजिए कि झीलों का पुनर्निर्माण होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास के जो शहर हैं वहां बाढ़ की जो पानी आएगी वहां जाके संरक्षित हो जाएगा, तो वो बाढ़ आने की संभावना कम रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं जलवायु की सहनशीलता को ही इंगित करता है, प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए भारत में बाघों के व्यवहार में परिवर्तन, जैसा कि कहा गया रिपोर्ट के शुरू में ही कि वन्य जीव के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है, तो ये रिपोर्ट जो है उस ओर इशारा करता है। बाघ चूंकि वन्य जीव है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है, किस तरह से वन्य जीव और मानव का संघर्ष बढ़ रहा है, वो हम देखते हैं। देखिए रिपोर्ट में बताया गया कि बाघों के हमलों में वृद्धि देखी जा रही है। भाई मानव बस्ती में वो बाघ चले आ रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि हम जो जंगल को काट के मानव बस्ती बसा रहे हैं। तो ये देखिए जैसे आंकड़े ये बताते हैं कि जनवरी से जून 2025 तक 43 लोगों की मृत्यु हुई, जनवरी जून से लेकर 24 तक 44 लोगों की मृत्यु हुई। इसके प्रमुख कारण हैं, देखिए इतने लोग मारे गए बाघ के अटैक में, तो आप देखिए कारण क्या, बाघों की बढ़ती उम्र या चोट, प्राकृतिक शिकार की कमी, जंगलों के पास मानव बस्तियों का विस्तार, ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये सारे कारण के कारण ही जो है बाघ अटैक कर दे रहे हैं मनुष्य पर, और भारत में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जबकि कई अभयारण्य अधिक क्षमता के तक पहुंच चुके हैं। अब ये सैचुरेशन पे पहुंच चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो है अभयारण्य हैं, तो उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाई बाघों को हम किस तरीके से संरक्षित सही तरीके से कर पाएं कि वहां से भागे नहीं, या फिर मान लीजिए कि और सब जो उपाय है, मानव बस्तियां जो बसाया जा रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए, ताकि इस वन्य जीव और मानव के संघर्ष को कम किया जाए। बहुत ही इससे नुकसान हो जाता है, बहुत सारे मनुष्य जो है अननेसेसरी मारे जाते हैं। अब देखिए वायु प्रदूषण की निगरानी की कमी, ये रिपोर्ट बताता है कि किस तरीके से वायु प्रदूषण की, जो भारत में जिस तरीके से पोल्यूशन में वायु प्रदूषण है उसको निगरानी में किस तरीके से कमी आ रही है, वो बता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायु गुणवत्ता नेटवर्क बहुत सीमित है। ठीक है, आंकड़े क्या कहते हैं, केवल 15% आबादी निगरानी स्टेशनों के 10 किलोमीटर के भीतर रहती है, यानी 85% जो आबादी है उस पर निगरानी नहीं है। शुरू में भी मैंने बताया कि इन सवालों पे हम चर्चा करेंगे, उस सवालों पे आ गए हम लोग। 85% आबादी निगरानी क्षेत्र के बाहर है। निगरानी केंद्र मुख्य रूप से बड़े शहरों में केंद्रित है, जैसे दिल्ली, ठीक है, मुंबई, इन बड़े शहरों में ही ये निगरानी केंद्र हैं। तो वो भी कुछ एरिया को ही कवर करते हैं, जिस वजह से क्या है कि सटीक आंकड़ा मिलना मुश्किल है कि वायु प्रदूषण का क्या लेवल है। इस कारण कई औद्योगिक जिले, छोटे शहर, तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र वायु प्रदूषण के सटीक आकलन से बाहर रह जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि बहुत सारे औद्योगिक जिले हैं जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो अगर वहां पे ये हमारे जो निगरानी स्टेशन अगर वहां पे होते, तो जाहिर सी बात है कि हम उन औद्योगिक जिलों में भी हम उसका आंकड़ा जुटा पाते कि वहां पर वायु प्रदूषण का क्या लेवल है, और फिर उसके लिए जो सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं वो किया जा सकता था। अब देखिए पर्यावरणीय शासन और असमानता। रिपोर्ट बताती है कि केवल डेटा की कमी नहीं बल्कि पर्यावरणीय शासन में असमानता का संकेत भी है। छोटे शहरों में प्रदूषण के वास्तविक आंकड़ों के अभाव में प्रभावी नीतियां बनाना कठिन हो जाता है। वही बात कि अगर हमारे पास निगरानी केंद्र छोटे शहरों में या औद्योगिक क्षेत्रों में होगा, जो नए नए औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उससे संबंधित प्रभावी नीतियां बना पाएंगे। और प्रभावी नीतियां नहीं बनेगी तो कैसे हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि वायु प्रदूषण को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा जो नेट जीरो का जो लक्ष्य है कि हम जो है आने वाले समय में नेट जीरो करेंगे 2072 तक, तो यह क्या पॉसिबल है इस परिस्थिति में? तो कहीं ना कहीं ये तो चुनौती उस नीति के लिए भी बनेगी। तो नेट जीरो केवल कह देने से नहीं होगा, उसके लिए प्रभावी नीतियां भी बननी चाहिए और उसका आकलन भी होना चाहिए कि हम नीति जो बनाए उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन की कमी के कारण ही देखा जा रहा है कि जो है छोटे शहरों या नए जो औद्योगिक एरिया बन रहे हैं वहां पर निगरानी केंद्रों का अभाव है। इसलिए रिपोर्ट इस तरह इंगित करता है कि 85% जो आबादी है उसका जो है हम उससे संबंधित पर्यावरण से, प्रदूषण से संबंधित, जो वायु प्रदूषण से संबंधित जो आंकड़ा है वो हमारे पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नहीं रहेगी तो हम नीतियां कैसे बना पाएंगे? प्रदूषण नियंत्रण कमजोर हो जाता है इस वजह से। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण नियंत्रण कमजोर होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। अब देखिए भावी कदम क्या हो सकता है इसके लिए। भावी कदम सरकार क्या उठाए या हम लोग क्या उठाएं? भारत को निम्न कदम उठाने चाहिए। जलवायु अनुकूलन आधारभूत संरचना बनानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आधारभूत संरचना की कमी आप देख लिए कि 85% पास जो है निगरानी केंद्र ही नहीं, 85% आबादी के पास। तो सबसे पहले तो निगरानी केंद्र बनाए ताकि हमारे पास अनुकूल डाटा हो और उस आधार पे हम जो है अपने पॉलिसी को बना पाए। लागू करने की बात तो पहले आती है बाद में,
पहले हम उसके लिए अनुकूल नीति तो बना ले, फिर लागू करेंगे। जब हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगा तभी तो अनुकूल नीति बनेगी। उसी तरह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी इस पर मजबूत किया जाना चाहिए। बहुत सारे एरिया में बाढ़ आती है तो वहां पर चेतावनी प्रणाली नहीं है उस तरह से, तो इसको सुधार किया जाना चाहिए। बाढ़ क्षेत्र नियोजन किया जाना चाहिए। वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का कठिन विस्तार करना चाहिए। प्राकृतिक आधारित समाधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वही चीज कि किस तरीके से हम प्राकृतिक, जो मैंने बताया कि उसका आर्द्र भूमि का संरक्षण होना चाहिए, झीलों का जो है निर्माण होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के द्वारा भी हम बाढ़ को, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं, भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत में तेजी से बढ़ रहा है। चरम मौसम घटनाएं, बाढ़ का खतरा यानी बढ़ता बाढ़ का खतरा, मानव वन जीव संघर्ष और वायु प्रदूषण की निगरानी की कमी को देखते हुए भारत को सतत और जलवायु सहनशील विकास मॉडल अपनाना चाहिए। अब केवल सतत की बात नहीं रह गई कि जलवायु सहनशील मॉडल भी, सतत को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब जलवायु सहनशील हमारा पॉलिसी होगा या विकास का मॉडल होगा। जैसे झीलों का निर्माण, आर्द्र भूमि का संरक्षण, तो ये जलवायु को कहीं ना कहीं सहनशील बनाता है क्योंकि उसकी सहने की क्षमता को वो बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और हम इससे रिलेटेड एक प्रश्न को भी देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में वर्ष 2025 में चरम मौसम घटनाओं में सबसे अधिक दिन दर्ज किए गए? इसका सीधा सा आंसर है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो इसमें से जो है आप जो है 3 स्टेट चुनना है, इसलिए आप इसका आंसर बताइए। इसका बताने के बाद जो है आप इसका कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इसी के साथ जो है आज ये टॉपिक समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नेक्स्ट क्लास से। कृपया जो है चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमको जो है बहुत ही समर्थन मिलता है। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।